कक्षा 11 यूपी बोर्ड का पार्ट 6 है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं नोट्स बनाया हूँ, आप इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद ही देख लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता चल रहा हूँ और समझाऊँगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से भी आपको पढ़ाऊँगा। तो आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अपक्षय किसे कहते हैं तथा अपक्षय कितने प्रकार का होता है वर्णन कीजिए। तो अपक्षय देखिए, मिट्टी का टूट फूट कर अपने मूल स्थान पर पड़ा रहना ही क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। यानी यहाँ मिट्टी है या और ये टूट फूट कर अपने स्थान पर ही पड़ी रह गई, इसी को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के प्रकार, तो अपक्षय 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, वो आप लोग देख लीजिए। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं? जब देखिए, बहुत ही सरल मैं आपको लिख के बताया हूँ। आप अगर इसे पढ़ लेंगे या आप ऐसे नोट्स अपना बना लेंगे ना, तो कक्षा 11 में आप ज़रूर टॉपर रहेंगे। 100% गारंटी देता हूँ। बस आपको एक बार पढ़ने की आवश्यकता है। तो भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं? आप लोग देख लीजिए, मेरा जो शब्द है बहुत ही सरल है। भौतिक क्रियाओं के कारण मिट्टी का टूट फूट करके अपने मूल स्थान पर पड़ा रहना ही भौतिक अपक्षय कहलाता है। भौतिक अपक्षय के प्रमुख घटक हैं, वो कौन कौन से हैं? तापमान, पाला, वर्षा, हवा, कोहरा आदि। इन्हीं सभी वजह के द्वारा मिट्टी टूट फूट कर अपने स्थान पर पड़ी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भौतिक अपक्षय कहते हैं। अब आपका दूसरा आएगा क्या? रासायनिक अपक्षय। जब रासायनिक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी का टूट फूट कर अपने स्थान पर पड़े रहना ही रासायनिक अपक्षय कहलाता है। फिर से देखिए, जब रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप मिट्टी टूट फूट कर अपने मूल स्थान पर पड़ी रहती है तो उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसमें ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण तथा जलयोजन तथा घोलीकरण की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, चूना मिट्टी का जल के साथ क्रिया करना, ये सब क्या है? ये सब आपके रासायनिक अपक्षय के उदाहरण हैं। अब आपका आएगा जैविक अपक्षय। जब जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी का टूट फूट कर अपने मूल स्थान पर पड़े रहना ही जैविक अपक्षय कहलाता है। तो देखिए कैसे लिखे हैं हम। जब जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के कारण मिट्टी का टूट फूट करके अपने मूल स्थान पर पड़ी रहती है तो उसे जैविक अपक्षय कहते हैं। जैसे चूहों द्वारा मिट्टी को तोड़ना, वनस्पति के जड़ों द्वारा मिट्टी का टूटना आदि क्या है? जैविक अपक्षय के उदाहरण हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पाठ का। ये आपके 6 या 7 नंबर के आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मृदा निर्माण को लिखते हुए मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, मृदा मतलब होता है मिट्टी। तो मृदा के तत्व एवं मृदा के तत्व भी लिखिए। तो देखिए, आप पौधों को मिट्टी में बढ़ते हुए देखते हैं, आप मैदान में खेलते हैं और मृदा के संपर्क में आते हैं, आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है? क्या आप बता सकते हैं? ये आपको इतना मैं जो बोला ये समझने के लिए ही था। अब यहाँ से आपका उत्तर सही शुरू होगा। मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार भूमि की वह ऊपरी परत है। इसे आप मत लिखिएगा कॉपी पे, जितना मैं अभी तक बोला यहाँ तक, ये आपके समझने के लिए था। तो मृदा, यहाँ से आप उत्तर लिखेंगे, मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार भूमि की वह ऊपरी परत है जिसमें अपनी उत्पादन क्षमता होती है। यानी मृदा किसे कहते हैं? मृदा भूमि की वह ऊपरी परत होती है जिसमें अपनी उत्पादन क्षमता होती है। उत्पादन यानी जो किसी भी पेड़ पौधे को उत्पादित कर सके। मृदा या मिट्टी कहलाती है। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत रूप से चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय, अपकरणन का परिणाम है। तो अब आप देखिए मृदा निर्माण के कारक। अब आप समझ गए मृदा किसे कहते हैं यहाँ पे। अब मृदा निर्माण के कारक देखिए। मृदा निर्माण के 5 कारक होते हैं। कौन कौन से? मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं, समय। अब एक एक करके आप उसका परिभाषा देखिए। ये भी आपका इतना जो मैं बोलूँगा ये समझने के लिए ही रहेगा। वस्तुतः मृदा का निर्माण
के कारक संयुक्त रूप से कार्य करते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इसका संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। पहला है जलवायु। जलवायु मृदा निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका है मूल पदार्थ। इसी में है मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल सेल कोई भी स्वास्थायी या लाए गए निक्षेप हो सकती हैं। मिट्टियों का मूल सेलों से विशेष संबंध होता है। दूसरा आप स्थलाकृत लिखे थे, पहला आप मूल पदार्थ या सेल लिखे थे और इसके बाद आप स्थलाकृति या उच्चावच, इसे आप नंबर 2 भी डाल सकते हैं, इसे 3 डाल दीजिएगा, वरना जैसे मैं लिखा हूँ वैसे लिख लीजिएगा। स्थलाकृत या उच्चावच मूल सेलों की भांति स्थलाकृत भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। स्थलाकृत मूल पदार्थ के अनाच्छादन अथवा अनावृत होने से सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती हैं तथा स्थलाकृति छिछली सपाट या उच्चावच क्षेत्रों में मोटी होती हैं। अब देखिए जैविक कारक, ये आपका 4 है, नंबर 4 डाल लीजिए। देखिए जैविक कारक वनस्पति आवरण एवं जीव से मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म से विभाजित ह्यूमस प्रदान करती है। ह्यूमस यहाँ ह्यूमिडिटी है, जो नमी नमस बोलते हैं आप। कुछ वैज्ञानिक अम्ल जो ह्यूमस बनने की अवधि में निर्मित होते हैं मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों के नियोजन में सहायता करते हैं। अब देखिए भू आकृति प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। भू आकृति प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित तथा बाह्यजनित बलों के द्वारा धरातल पर कोई पदार्थ है उस पर आंतरिक बल और बाह्य बल यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास के परिवर्तन को भू आकृति प्रक्रियाएं कहते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इस पाठ का 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि भू आकृति प्रक्रियाएं किसे कहते हैं। अब देखिए आप पटल विरूपण किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचलित या उत्थापित तथा निर्मित करती हैं पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। आप इसका परिभाषा सटीक लिख लीजिए। वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचलित तथा उत्थापित या निर्मित करती हैं वो सभी पटल विरूपण कहलाती हैं। अब आप देखिए अपरदन और निक्षेपण किसे कहते हैं? अपरदन और निक्षेप में शायद अंतर आपको मिल जाए। तो अपरदन के अंतर्गत सेलें टूट फूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। देखिए यहाँ दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। यह अपरदन जल, वायु, हिमनद तथा भूमिगत जल से होता है। अभी मैं आपको अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण में भिन्नता बताऊंगा। तो अब यहाँ पे आप अपरदन और निक्षेपण की भिन्नता देख रहे हैं। निक्षेपण अपरदन का परिणाम है जो सेल या मिट्टियों, नदी, पवन, हिमनद आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर छोड़ दी जाती हैं, उसे निक्षेपण कहते हैं। तो अपरदन और निक्षेपण में लगभग समानता होती है, लेकिन जो अपक्षय या अपरदन अपक्षय जो होता है वो अपरदन से बहुत भिन्न है। अपक्षय किसे कहते हैं? जब मिट्टी टूट फूट कर अपने मूल स्थान पर पड़ी रहती है तो उसे अपक्षय कहते हैं। अपरदन किसे कहते हैं? जब मिट्टी किसी प्राकृतिक यानी जल के द्वारा, भूमिगत के द्वारा, वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे अपरदन कहते हैं। लगभग यही परिभाषा निक्षेपण में भी काम करता है। अब आप देखिए भूस्खलन किसे कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में जब किसी कारण से पर्वतीय चट्टानें टूट करके नीचे की ओर गिरने लगती हैं तो उसे हम भूस्खलन कहते हैं। आप भूस्खलन देखे भी होंगे। यदि कहीं पानी है और ऊपर मिट्टी हुई है तो
जब पानी का बहाव जब अधिक होता है तो मिट्टी कटकर नीचे गिर जाती है, तो उसी को भूस्खलन कहते हैं। या आप टीवी में भी देखे होंगे, बड़े बड़े पहाड़ बरसातों के मौसम में गिरने लगते हैं, वही भूस्खलन कहलाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे नोट्स को देखकर आप भी इसी तरह बनाएंगे। बहुत ही मैंने इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ हूँ, बकवास क्वेश्चन नहीं लिखता। तो अगर आप मेरे चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा 11th और 12th का नोट्स इस पे अपलोड करूँगा। आप लोग ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।